आज हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान है। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का केंद्र है कि प्रधानमंत्री है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का केंद्र है और उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक या विकसित पद है प्रधानमंत्री का। देखें तो प्रधानमंत्री पद की एक विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री पद की स्थापना किसी संसदीय कानून के आधार पर नहीं की गई कि किसी कानून बनाकर संसद के द्वारा उसके आधार पर प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं की गई, वरन स्वतः विकसित हुई है। जो प्रधानमंत्री का पद है वो स्वतः ही विकसित हुआ समय और परिस्थिति के अनुसार। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, जो कैबिनेट की बैठक होती थी उन बैठकों में जो सम्राट था जॉर्ज प्रथम उसने बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया, और जब आगे देखें तो कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक पदाधिकारी या अध्यक्ष की आवश्यकता अनुभव की गई कि कैबिनेट का कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए जिसकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा सके। यह पदाधिकारी कैबिनेट का प्रधान ही हो सकता था और इसी से प्रधानमंत्री पद का उदय होगा। और प्रधानमंत्री पद का ये उदय सन 1721 ईस्वी से चालू हुआ जब बालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से देखें तो प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन के अंतर्गत स्वतः विकसित हुआ है और समय और परिस्थिति के अनुसार विकसित हुआ। जब जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में जब कैबिनेट की आवश्यकता हुई कि बैठकों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है तो उन्होंने ही अपने में से एक को अध्यक्ष चुना और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। अब प्रधानमंत्री पद के बारे में, ये प्रधानमंत्री के बारे में कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण बात कही है जिसे देखें। लॉर्ड मार्ले के अनुसार कि लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि वह समान पद वालों में प्रथम है। उसी प्रकार से विलियम हार्डकोर्ट ने के अनुसार कहा है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, कि विलियम हार्डकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा बताया है। और इसी प्रकार से आगे देखें तो रैमजे मेयर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक, कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। ये बात रैमजे मेयर ने कही है। अब प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करें तो प्रधानमंत्री लोक सदन जिसे कॉमन सभा भी कहते हैं में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तु स्थिति यह है कि निर्वाचन के पश्चात कि जब चुनाव होते हैं कॉमन सभा के, उसके पश्चात लोक सदन में बहुमत दल प्राप्त नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद बनने के निमंत्रण देता है। कि जब कॉमन सभा के चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि सम्राट को अपने स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन या कॉमन सभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। कि जब चुनाव होने के बाद अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में सम्राट अपने स्वविवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। लेकिन जब कॉमन सभा में, ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है और कॉमन सभा में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्राट अपने स्वविवेक का प्रयोग न करते हुए बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां भी आई जब सम्राट ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया। तो देखें उदाहरण के लिए कि 1916 और 1931 में ऐसा हुआ था जब दोनों समय साझा सरकार बनी
थी और राजा को स्वविवेक का निर्णय लेना पड़ा, स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा। अब प्रधानमंत्री पद के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये जो प्रधानमंत्री पद बनता है उसे लोक सदन कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक है। ब्रिटेन में यह परंपरा बन गई है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। कि सबसे पहले देखें तो मंत्रिमंडल का निर्माण, कि प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। कि प्रधानमंत्री अपने इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है, सम्राट का उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और मंत्रिमंडल की जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है, सम्राट को दी जाती है, उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जिन सदस्यों की सूची सम्राट को प्रस्तुत करता है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के नेताओं का ध्यान रखता है और उनको उचित प्रतिनिधि देता है। कि जब वो मंत्रिमंडल का गठन करता है तो जो उसके दल के महत्वपूर्ण नेता हैं, महत्वपूर्ण राजनेता हैं, उनका भी वो ध्यान रखता है और उनको मंत्रिमंडल में उचित स्थान देता है, और मंत्रिमंडल में लेने का उनकी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है कि दल के प्रमुख नेता मंत्रिमंडल में शामिल हों, और वह देखता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिले। जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है तो ये भी देखता है कि जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों से शामिल किया जाए, और विभिन्न समुदाय हैं, उन समुदायों को भी उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिले, और सदस्यों की दक्षता, उनकी योग्यता का भी ध्यान रखता है। कि कोई सदस्य अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है, विशेष योग्य है, तो उनको भी वो मंत्रिमंडल में शामिल करता है। और उनकी समाज सेवा की भावना, कि उनमें समाज सेवा की क्या भावना है, जनता के प्रति वो कितने सजग हैं, जनकल्याणकारी कार्यों में कितनी रुचि लेते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। लेकिन अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा सर्वोपरि होती है, महत्वपूर्ण होती है। वो चाहे जिसे मंत्रिमंडल में रख सकता है, चाहे जिसे मंत्रिमंडल से बाहर कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन करते समय वो प्रमुख बातों का ध्यान रखता है कि जैसे अपने दल के प्रमुख सदस्यों को शामिल करें, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों समुदायों के सदस्यों को शामिल करें, विशेष योग्यता दक्षता रखने वाले सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करें, उन सदस्यों में जन कल्याण की क्या भावना है, कितनी रुचि है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। अगला देखें तो प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान न आए, कोई संकट न आए, कोई अवरोध पैदा ना हो, वह सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि विभाग के मंत्री होते हैं और एक दूसरे के जब उनके मामले आते हैं तो उसमें कभी कोई विवाद हो जाता है, तो उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है और वह उन सबको एक सूत्र में बांधकर उसमें परस्पर सहयोग बनाए रखता है कि जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। तो ऐसी परिस्थिति में वो मंत्रिमंडल के जो अन्य सदस्य हैं, अगर उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा हो जाए, मतभेद पैदा हो जाए, तो उस मतभेद को दूर करता है और उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित कराने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता सम्राट नहीं करता, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्य सूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बैठाता है कि विभिन्न विभाग हैं, उनके बीच आपस में सामंजस्य हो, तालमेल हो, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो और उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद पैदा न हो। और मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा महत्वपूर्ण स्तर पर्याप्त है। यदि प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के बीच किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर मतभेद पैदा हो जाता है, तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। कि अगर विभिन्न मंत्रियों के बीच विवाद पैदा हो जाता है और कोई मंत्री प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानता है
या प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल से, उस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। कि अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ मंत्री का त्यागपत्र माना जाता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, भंग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिमंडल हट जाता है और नए सिरे से फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नए सिरे से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए मंत्रिमंडल के निर्माण में और उसके अंत में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है। और अगला देखें तो प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ता है। कि प्रधानमंत्री है वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, और वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर सम्राट को अवगत कराता है, उसे बताता है। और देखें तो प्रधानमंत्री लोक सदन या कॉमन सभा का नेतृत्व भी करता है। कि प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन के नेता के कारण होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री कॉमन सभा को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री संसद का सीधा सामना करना पड़ता है प्रधानमंत्री को, और संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके उसका पुनर्निर्वाचित कराने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री लोक सदन को सीधा भंग नहीं कर सकता, वह लोक सदन को भंग करने का अधिकार सम्राट को है, लेकिन सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोक सदन को भंग कर सकता है। सम्राट बिना प्रधानमंत्री की सलाह के लोक सदन को भंग नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री सम्राट से कहता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि लोक सदन को भंग करना आवश्यक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट लोक सदन को भंग कर सकता है, कॉमन सभा को भंग कर सकता है। और प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है, वरन देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व करता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है और महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। तो वह प्रधानमंत्री होता है, वह दल का नेता भी होता है। और सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है। कि सम्राट के द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं वह नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से ही की जाती हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं और सभी उपाधियां जो सम्राट के द्वारा दी जाती हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं। और देखें तो प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। कि परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है और व्यवहार में सदैव विदेश मंत्रालय पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है और दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। और वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व भी करता है। कि राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य है कि वे राष्ट्रमंडल देशों में से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषयों में उससे परामर्श लेता रहे। इस प्रकार से देखें तो यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और उसका पद, उसके कार्य महत्वपूर्ण है।